5 मिनट्स में शुरू करेंगे। सो तब तक हमारे गेस्ट जो भी हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस हमें पुट कीजिए, हम उन क्वेश्चनों का आपको रिप्लाई करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े हैं विकी झा, वेलकम यू, एंड प्रियंका प्रजापति। आई अगेन वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग बियॉन्ड थ्योरी। क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें यस लिखें। आज के का सेशन करीबन 2 घंटे का है। इस सेशन में आप हमसे टैक्स से रिलेटेड क्वेरी को पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपके जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कस्टम्स रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी हम वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, इस वीडियोज़ को आपको हम प्रोवाइड करा सके, और जब भी हम लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं तो आपको इसके नोटिफिकेशंस ईजिली मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का जो बटन है, सब्सक्राइब के बटन पे आप क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए कि हम कब लाइव आ रहे हैं, और हमसे लाइव क्वेरी सेशंस ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं और हमसे अपने क्वेश्चंस फ्री में पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके इधर टैक्स रिलेटेड, कस्टम्स रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड या टैली से रिलेटेड या आरओसी की फाइलिंग से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, हमारे एक्सपर्ट आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड को भी डिस्कस करेंगे। जो नोटिफिकेशन पिछले 1 वीक में जीएसटी काउंसिल ने या फिर इनकम टैक्स ने इशू किए हैं डिफरेंट डेट्स को लेके। आपको पता है कोविड-19 का टाइम चल रहा है और कोविड-19 की वजह से ऑफिसेज ओपन नहीं हो पा रही हैं, तो जीएसटी ने अपनी डेट्स को एक्सटेंड करी है फर्दर। इनकम टैक्स ने भी अपने ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया है। उन ड्यू डेट्स के बारे में जानेंगे कि अब जो कमिंग ड्यू डेट्स हैं इनकम टैक्स की या जीएसटी को कि वो क्या है। जो नोटिफिकेशंस हम डिस्कस करेंगे, नोटिफिकेशंस के बारे में आपको हम एक बार बताते हैं। 22/6 से लेकर 28/6 के बीच में करीबन 24 तारीख को और 27 तारीख को टोटल 8 नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं। 49 से लेके 56 यानी कि 7 नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं, ठीक है। और इस नोटिफिकेशंस में अगर आप सबसे 56 वाला नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो ये नोटिफिकेशन 27 जून 2020 को आया है। सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 56/2020। नोटिफिकेशन क्या कहता है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 168A ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017, 12 of 2017 read with section 20 of IGST Act and 21 of the UGST Act. The government on the recommendation of the council hereby makes the following amendment in the notification of the government of India in the Ministry of Finance. अब ये नोटिफिकेशन नंबर था 46/2020 सेंट्रल टैक्स का, जो कि डेट 9 जून 2020 को पब्लिश किया गया था, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि 9 जून 2020 को जो पब्लिश किया गया था उसके पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 वाइड GSR 361E dated 9th June 2020, namely in the said notification in the first paragraph for the word figure and letter 29th day of the June 2020, the word figure and the letter 30th August 2020 shall be substituted। यानी कि 9 जून की नोटिफिकेशंस में जो बात कही गई थी और उसमें जो डेट डाली गई थी 29
जून 2020 की वो डेट अब चेंज होके 30 अगस्त 2020 हो गई है। साथ में ही फॉर द वर्ल्ड फिगर लेटर 38th डे ऑफ जून 2020 द वर्ल्ड फिगर एंड द लेटर 31st डे ऑफ अगस्त 2020 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि जो डेट्स 29 जून को समाप्त हो रही थी उसको एक्सटेंड किया गया है 30 अगस्त 2020 तक, और जो ड्यू डेट हमारी 30 जून 2020 को ख़त्म हो रही थी उसे एक्सटेंड किया गया है 31 अगस्त 2020 तक। अगर आप अगली नोटिफिकेशंस की बात करोगे तो नोटिफिकेशन नंबर 55, अगेन 55 भी 27 जून 2020 को इशू किया गया है, और यहाँ पे भी ड्यू डेट्स से रिलेटेड बातें की गई हैं, और यहाँ बोला गया है कि 30 अप्रैल 2020 को जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, उसकी ड्यू डेट्स जो थी उस समय जो दिया गया था वो 29 जून 2020 था, उसको भी एक्सटेंड किया कहाँ तक किया गया है 30 अगस्त 2020 तक। और जो डेट्स हमारी 30 जून 2020 थी उसे कहाँ तक किया गया है 31 अगस्त 2020 तक। ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर 54 अगर आप देखोगे वो 24 जून 2020 को इशू हुआ है, और इस नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि डेट से रिलेटेड है। ठीक है। 23 मार्च 2020 की जो नोटिफिकेशंस थी GST 3B से रिलेटेड। ठीक है। अगर हम नोटिफिकेशंस को पढ़ते हैं तो नोटिफिकेशंस को आप ध्यान से देखो, 24 जून 2020 की नोटिफिकेशंस में क्या कहा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 168 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 रीड विथ रूल सब रूल 5 ऑफ 61 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल 2017 द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हेयर बाई मेक्स द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फर्दर अमेंडमेंट्स है। ठीक है। इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट रेवेन्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 29/2020, यानी कि जो पहले नोटिफिकेशन दी गई थी उसमें फर्दर एक अमेंडमेंट और किया गया। आपको पता है बीच में इससे पहले भी नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट हुई थी, जो 12 जून की काउंसिल मीटिंग थी उसमें भी अमेंडमेंट किया गया था। फर्दर एक्सटेंशन दी गई है क्या, जो नोटिफिकेशन 29 जून 2020 को इशू किया गया था सेंट्रल टैक्स द्वारा 23 मार्च 2020, नोटिफिकेशन नंबर क्या है 29/2020, कौन से डेट का 23 मार्च 2020। ठीक है। इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर द 5th प्रोविजन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड, नेमली provided also that for the taxpayer having aggregate turnover of up to ₹5 crore in the previous financial year whose principal place of business in the state of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh and Union Territory of Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप। ठीक है। इन सारे जगहों के लिए कौन से, यहां से लेके यहां तक जितने भी जगह हैं इंडिया में, द रिटर्न इन द फॉर्म GSTR 3B ऑफ द सेट रूल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है। तो ये जो ड्यू डेट्स को एक्सटेंड की गई है और ये नोटिफिकेशन आपको जो दिया गया है वो नोटिफिकेशन किसके लिए दिया गया है, अगस्त की रिटर्न्स के लिए। ठीक है। तो अगस्त की जो रिटर्न्स की ड्यू डेट है वो क्या की गई है, तो इन द फॉर्म GSTR 3B ऑफ सेट रूल ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त 2020 shall be furnished electronically through a common portal
ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2020। ठीक है, यानी कि अगस्त की जो रिटर्न्स की 3B की ड्यू डेट है उसे कब तक एक्सटेंड किया गया है, 1 अक्टूबर 2020 तक। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट फॉर द टैक्स पेयर हैविंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ in the previous financial year whose principal place of business in the state of हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरीज एंड जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव एंड दादर नगर हवेली था, यहाँ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। द रिटर्न फॉर्म GSTR 3B of the said rule of the month of August 2020 shall be furnished electronically through a common portal on or before 3rd day of October 2020। यानी कि जो 24 जून की नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 54/2020, उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगस्त के रिलेटेड ये रिटर्न्स की बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है, कि अगस्त की जो 3B आपको फाइल करनी है वो अगर आप इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आपके लिए जो ड्यू डेट्स होगी अगस्त की रिटर्न्स की वो 1 अक्टूबर 2020 होगी। ठीक है, और अगर आपका बिजनेस इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है, तो आपका ड्यू डेट 3B के लिए कब होगी, 3 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो नोटिफिकेशन नंबर 24 के अकॉर्डिंग आपके अगस्त की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 53 क्या कहता है, इसको भी रीड आउट करते हैं। ये भी 24 जून 2020 को आया है। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक टेबल प्रोवाइड किया है, किसके लिए, फॉर्म GSTR 1 के लिए। ठीक है, इसमें कहा गया है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 of the said act shall stand waived off for the registered person who fail to furnish detail of outward supply for the month or quarter mentioned in column 2 of table below in the form GSTR 1 by the due date but furnishes the said detail on or before date mentioned in column 3 of the said table। कुछ समझ में आया आपको, आया समझ में? नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा रीड आउट करो। ठीक है, इन द सेड नोटिफिकेशन फॉर द थर्ड प्रोविजन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली क्या, provided also that the amount of late fees payable under 47 of the said act shall be stand waived off for the registered person who failed to furnish the detail of outward supply for the month or quarter mentioned in column 2। पहले यहां तक पढ़ो। यहां तक क्या कहा गया है कि जिनकी रिटर्न्स कौन सी, फॉर्म GSTR 1 की जिनकी ड्यू डेट्स मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020, ठीक है, और जून, मार्च टू क्वार्टर वाले ये और अप्रैल टू जून वाले ये, जिनकी ड्यू डेट मिस हो गई है वो अपना GSTR 1, ठीक है, क्या, GSTR 1 अभी भी फाइल कर सकते हैं और उनको पेनल्टी नहीं लगेगी। कब तक नहीं लगेगी, अगर आप मार्च 2020 का GSTR 1 10 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हो
तो आपको GSTR1 की पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी कि लेट फाइलिंग फीस नहीं लगेगी। अप्रैल 2020 की ड्यू डेट्स आपके लिए 24 जुलाई कर दी गई है। मई की ड्यू डेट्स आपके लिए 28 जुलाई कर दी गई है। जून की ड्यू डेट्स 5 अगस्त 2020 कर दी गई है। ठीक है, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो, यानी कि जनवरी से मार्च का रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया GSTR1, ठीक है, तो उसकी ड्यू डेट्स क्या है? 17 जुलाई 2020। और अगर अप्रैल टू जून का रिटर्न अगर आपको क्वार्टरली फाइल करना है तो उसके लिए 3 अगस्त 2020। यानी कि ये ड्यू डेट्स किसकी हैं? आपकी GSTR1 की ड्यू डेट्स हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 53/2020 सेंट्रल टैक्स का जो डेटेड 24 जून 2020 था, वो किसके रिगार्डिंग है? GSTR1 के रिगार्डिंग। और इसमें क्या बोला गया है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीने के जो रिटर्न्स हैं उसकी ये ड्यू डेट्स को बताया गया है। और साथ में जो ये क्वार्टरली रिटर्न्स हैं उसकी ड्यू डेट्स को भी बताया गया है। तो आपको अब GSTR1 की ड्यू डेट्स पता चल गई, और GSTR3B की ड्यू डेट्स कहाँ से पता चली? ये तो अगस्त वाली थी। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 54 क्या है? वो अगस्त के लिए है। और जो ये नोटिफिकेशन है 27 जून का, ठीक है, वो कहता है कि भैया आपकी ड्यू डेट 27 जून का जो नोटिफिकेशन 2 इशू किए गए हैं उसमें जो पुराने रिटर्न्स थे जिनकी डेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया गया है, और जहां पे भी रिटर्न्स की डेट 29 जून और क्या थी? 30 जून थी, तो 29 जून को अब आप मानोगे क्या? 30 अगस्त, और जो 30 जून की डेट थी उसको क्या मानोगे? 31 अगस्त। ठीक है, और ये बेसिकली किसकी थी? GSTR3B की। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि सेशन हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन है और इस सेशंस के थ्रू हम अपने स्टूडेंट या क्वेश्चनर्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। विकी झा का एक क्वेश्चन है, सर क्रेडिट लेजर का बैलेंस क्या हम रिफंड ले सकते हैं? विकी, बेसिकली क्रेडिट लेजर आपके इनपुट का बैलेंस होता है। ठीक है, जब आप अपने रिटर्न्स को फाइल करते हो, ठीक है, तो उस समय आपका क्रेडिट आप अपने इनपुट को GSTR3B में इनपुट में शो करते हो। अगर आपका आउटपुट माइनस इनपुट करने के बाद कोई बैलेंस बचता है, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जो क्रेडिट लेजर का जो इनपुट बैलेंस है वो कुछ कंडीशंस में आप रिफंड ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट में हो, या आपका ड्यूटी इन्वर्टेड है, यानी कि आपका इनपुट जो है वो हायर रेट का है, ठीक है, और आपका आउटपुट का रेट जो है वो कम है। जैसे कुछ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ई रिक्शा की बात करते हैं, जो ई रिक्शा के मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स में फॉल करते हैं, और उनके आउटपुट का जो रेट है वो एक ओबी ऑटोमोबाइल्स है। तो जो इनपुट वो परचेज कर रहे हैं वो मोस्टली जो इनपुट है वो 28% पे आता है। ठीक है, और जब वो ई रिक्शा को सेल करते हैं तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ जो कलेक्ट कर पाते हैं वो 12% कर पाते हैं। तो इस वजह से उनका हमेशा इनपुट बैलेंस ज़्यादा होता है और आउटपुट बैलेंस कम होता है। तो क्रेडिट लेजर में उनका पैसा हमेशा रहता है, इसके कारण उनकी वर्किंग कैपिटल हमेशा ब्लॉक रहती है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप इस तरह के आइटम में डील करते हो जहाँ पर आपका इनपुट पे जो टैक्स आप पे कर रहे हो हायर रेट का है, और आउटपुट जो यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस पे जो रेट है वो लोअर रेट का है, तो उस केस में आप अपने क्रेडिट लेजर का बैलेंस का रिफंड ले सकते हो, या फिर आप एक्सपोर्ट के केस में ले सकते हो। अदरवाइज गवर्नमेंट आपको क्रेडिट लेजर का बैलेंस नहीं देती है। सेकेंड क्वेश्चन है मिस्टर बी रियल, आपका नाम क्या है? सर 3B में मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर है, जिसकी उन्हें इंटरेस्ट कैसे पे करना है? कैलकुलेशन कैसे होगा, ग्रॉस पर या नेट पर? एंड हमें डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा, प्लीज रिप्लाई। सर आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर हमारी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता है गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट के ऊपर कुछ छूट दी है। ठीक है,
जिसमें आप अगर ड्यू डेट से पहले अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर लोगे तो इंटरेस्ट में आपको जो 18% का इंटरेस्ट था वो नहीं लगेगा, वो कम लगेगा। अब एक क्वेश्चन आपका है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ग्रॉस पे होगी या नेट पे होगी, ठीक है। तो बीच में डिपार्टमेंट ने क्या किया, नोटिस भेजने शुरू किए हैं कि भाई जो आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो बिना सेटलमेंट के आप जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर रहे हो अपने सेल पे, ठीक है, और अगर आपने अपना रिटर्न टाइम से नहीं फाइल किया, ठीक है, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा आउटपुट टैक्स पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, अपने डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन बाद में फिर कोर्ट की इंटरवेंस हुई और फिर एक डिसीजन उसमें निकल के आया कि जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो आप नेट ऑफ सेटल करोगे अपने इनपुट माइनस आउटपुट से, और फिर उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे और गवर्नमेंट को पे करोगे। बाकी आप अपने रिटर्न्स को टाइम से फाइल करके विद इन द ड्यू डेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। दिव्यानी सर, अगर लास्ट मंथ आईटीसी 5 लाख शो कर दिया जबकि 4 लाख का था बट दिस मंथ आईटीसी 0 है, तो इसको इस मंथ कैसे करेंगे? आप ये कहना चाहते हो कि आपने बाय मिस्टेक आईटीसी 5 लाख डाल दिया, ठीक है, जबकि आपका एक्चुअल आईटीसी 4 लाख का ही बनता था, ठीक है। तो आप नेक्स्ट मंथ की जब रिटर्न्स फाइल करोगे तो आप उसमें रिवर्स करोगे अपने आईटीसी को, ठीक है। टेबल नंबर 4 के अंदर जब हम अपनी इनपुट की डिटेल डालते हैं तो वहां पे हमारे पास एक कॉलम है रिवर्स का, ठीक है, कि आपने बाय मिस्टेकन आपने 4 लाख का की जगह 5 लाख का आईटीसी ले लिया, ठीक है। अब इस मंथ आपको क्या होगा, अगर आपने वो 5 लाख का आईटीसी लिया और अपने आउटपुट से सेटल कर लिया, फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट जो था वो सपोज करो 5.5 लाख का था और इनपुट आपका यानी कि आईटीसी 5 लाख का आपने ले लिया, तो उस वजह से गवर्नमेंट को पेमेंट जो गई सिर्फ 50,000 रुपए की गई, आपने कैश लेजर के थ्रू सिर्फ 50,000 पे किया, बट आपको एक्चुअल आईटीसी कितना लेना था, 4 लाख का लेना था, यानी कि 1 लाख रुपए का आपने एडिशनल आईटीसी लिया है, ठीक है, जिसका आपने बेनिफिट भी उठाया। गवर्नमेंट को 50,000 के 1.5 लाख के देने के बजाय आपने गवर्नमेंट को दिया कितना, सिर्फ 50,000, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ क्या करोगे आप, पहले तो जो 1 लाख आपने सरप्लस आईटीसी लिया है उसे आप अपनी करंट मंथ की आईटीसी से रिवर्स करोगे। अब आप कहते हो कि भाई दिस मंथ आईटीसी 0 है, तो इसका इस मंथ कैसे करेंगे? अब इस मंथ तो आपका आईटीसी है नहीं, ठीक है, तो आईटीसी को रिवर्स करोगे, जैसे आप रिवर्स करोगे आपकी आउटपुट लायबिलिटी में ही इंक्रीज हो जाएगा और आपको 1 लाख रुपए का एडिशनल चालान क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और एडिशनल जब चालान आप क्रिएट करोगे, ठीक है, यानी कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए से बनेगी, और जो पेमेंट सेक्शन है नेक्स्ट जो आता है, जब आप एडजस्टमेंट की तरफ जाते हो तो वहां से ऑटोमेटिकली आपसे 1 लाख रुपए वो मांगेगा। अब जब 1 लाख रुपए आप पे करोगे गवर्नमेंट को, उस समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 1 मंथ आपने एडिशनल 1 लाख का यूटिलाइजेशन किया है उसका इंटरेस्ट भी आप 1.5% के रेट से आप गवर्नमेंट को हाथ के हाथ जमा कराओगे, अदरवाइज इन फ्यूचर आपको इसकी नोटिस आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित गौरव, इफ ए कंपनी परचेज गुड्स ऑफ ₹1,25,000 on which GST was 18%, TDS was 2%, the same company sold good at ₹1,65,000, GST was 18% and TDS was 2%, then what will be the profit, GST and TDS liability of company? 1,25,000 का माल आपने बेचा है 1,65,000 में, तो भाई प्रॉफिट कितना कमाया? सबसे पहले तो 40,000 रुपए, तो 40,000 पे आपने 18% तो गवर्नमेंट को जीएसटी की लायबिलिटी आपकी बन गई। अगर आपके पास इनपुट नहीं है तो गवर्नमेंट को तो आपको देना ही पड़ेगा जीएसटी 40,000 के ऊपर, यानी कि 1,25,000 पे तो आपने परचेज किया है अपने कंपनी का और 1,65,000 बेच दिया, तो 1,25,000 तो सेटल हो गया, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है अपने कैश लेजर के थ्रू वो 40,000 के ऊपर करना है, यानी कि 40,000 एट द रेट 18%, ठीक है। अब ये टीडीएस का जो क्वेश्चन है, ये टीडीएस वाज 2%, ये किस केस में आप कह रहे हैं? जरा आप मुझे वेट करें कि टीडीएस वाज 2%, वो कौन सी परचेज है आपकी? क्या आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं या जीएसटी की बात कर रहे हैं? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की टीडीएस की बात कर रहे हैं?
तो आपका प्रॉफिट पे तो जीएसटी की लायबिलिटी मैंने आपको बताई, प्रॉफिट पे सिंपली 40,000 का प्रॉफिट है तो 40,000 पे 18% आप पे करोगे। ठीक है। सोनू, अगर टैक्स इनवॉइस गलती से नील रेटेड में चला गया तो नेक्स्ट मंथ क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? टैक्स इनवॉइस गलती से नील रेट में चला गया, टैक्स इनवॉइस है गलती से नील रेट में कैसे चला गया? आप अमेंडमेंट कर सकते हो, अगर जीएसटीआर 1 में आपने गलती करी है तो आप नेक्स्ट मंथ जीएसटीआर जब फाइल करोगे जीएसटीआर 1, उस समय ये आप अमेंडमेंट फाइल कर सकते हो और इसे फिर आप जिस रेट पे आपका टैक्स है उस रेट पे आप दिखा के अपनी आउटपुट लायबिलिटी में इंक्रीज करोगे। सेम अगर जीएसटीआर 3B में भी गलती करी है तो वहां से भी आप जाके एडजस्ट कर लो। मनोज सर, अब हम क्रेडिट लेजर को बैलेंस जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं कि? क्रेडिट लेजर का बैलेंस का जो सिस्टम है उसकी नोटिफिकेशंस फरवरी के टाइम पे ही आई थी और उसमें ये चीज़ कहा गया था कि जो आईजीएसटी का बैलेंस है, सीजीएसटी का बैलेंस है और एसजीएसटी का बैलेंस है, उसकी सेट ऑफ कैसे होगी। तो एक सेट ऑफ रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये सेट ऑफ होता है। यानी कि आईजीएसटी का गवर्नमेंट का सिंपली कहना है कि भाई सबसे पहले आप आईजीएसटी को सेटल करो, आईजीएसटी में कुछ बैलेंस रह जाता है, ठीक है, तो आप या तो सीजीएसटी को दो या एसजीएसटी को दो, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। आप चाहते हो कि पूरा का पूरा सीजीएसटी के आउटपुट लायबिलिटी से खत्म करना है तो आप सीजीएसटी को दे दो, आप चाहते हो पूरा का पूरा आईजीएसटी एसजीएसटी के लायबिलिटी से खत्म करना है तो आप एसजीएसटी को दे दो। तो पहले किसे खत्म करना है? आईजीएसटी को, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी का नंबर आएगा। और आपको पता है सीजीएसटी का इनपुट बैलेंस एसजीएसटी के आउटपुट बैलेंस से सेटल नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर जीएसटीआर 1 में टैक्स इनवॉइस गलती से नील रेटेड चला गया हो तो नेक्स्ट टाइम। सोनू, ये क्वेश्चन आपका दोबारा है। टैक्स इनवॉइस गलती से नील रेट चला गया तो अमेंडमेंट आप कर सकते हो, एडजस्टमेंट नहीं होती। जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट होती है, नेक्स्ट मंथ आप इसे अमेंड कीजिए और अमेंड करके आप सेम इनवॉइस नंबर यूज कीजिए और इनवॉइस में आप डाल के टैक्स डाल सकते हैं। क्रॉस ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? क्रॉस ट्रांसफर मतलब आप अपने गुड्स का स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हो, या अपने एक यूनिट से दूसरी यूनिट को ट्रांसफर करना चाहते हो? मनोज, मनोज सर, मैं आपको तो पता होना चाहिए। बीरियल सर, हमने 3B फाइल कर दी है मार्च की और टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, बट हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, अब कैसे होगा? देखो, आपको पता है अगर आपने 3B फाइल कर दी है और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करी हो, आपने लेट रिटर्न फाइल किया था तो इंटरेस्ट आता है। ठीक है। और अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो सिंपली अपना चालान क्रिएट करोगे और चालान क्रिएट करके इंटरेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे जहाँ पे इंटरेस्ट पे होना होता है और वहाँ पे अब जितना भी इंटरेस्ट आपका बन रहा था जिस टैक्स पे, ध्यान रहे जिस टैक्स पे, अगर आईजीएसटी पे इंटरेस्ट है तो आईजीएसटी इंटरेस्ट के कॉलम में डालोगे, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी के, और अगर एसजीएसटी का इंटरेस्ट है तो एसजीएसटी के इंटरेस्ट में। ठीक है। वहाँ पे डाल के आप चालान को पे करके आप छोड़ दोगे। ओके अंकित, TDS इज 2% फॉर इनकम टैक्स। अब आपका क्वेश्चन जो था कि कंपनी परचेज गुड्स को तो कर रही है 1,25,000 में, ठीक है, विच वॉज GST 18%, TDS वॉज 2% एंड द सेम कंपनी सोल्ड द गुड्स टू 1,65,000। तो सिंपली यहाँ जो आपका प्रॉफिट है, GST प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, दो तरीके की प्रॉफिट होती है, एक इनकम टैक्स प्रॉफिट होती है, एक GST की प्रॉफिट होती है। जो GST की प्रॉफिट यानी कि वैल्यू एडिशन है GST में, वो 40,000 का है, तो 40,000 पे 18% आप GST को पे करोगे। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो TDS पे है कि TDS आपका 2% हुआ है, कटा है। ठीक है। कंपनी सोल्ड कर रही है 1,56,000 65,000 पे
ठीक है। अब जिससे परचेज कर रही है वो भी 2% टीडीएस काट रहा है, सही है, ठीक है। तो उस केस में जब आप इनकी इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, ठीक है, तो आपके फॉर्म 16A में आपको ये टीडीएस शो कर रहा होगा, और आपने भी टीडीएस काटा है तो उसको भी जमा कराओगे उस पर्सन के पैन के अगेंस्ट में। तो जब आपका ये शो हो रहा होगा टीडीएस, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अपने जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी फाइनल प्रॉफिट निकल के आएगा, कौन सा, इनकम टैक्स का प्रॉफिट। क्योंकि जब इनकम टैक्स की प्रॉफिट की बात करते हैं तो सिंपल हम सेल माइनस परचेज नहीं करते हैं, हम सेल माइनस परचेज, जो प्रॉफिट बचता है उसमें से अपने सारे बिजनेस एक्सपेंडिचर हटाते हैं, और फिर जब बिजनेस एक्सपेंडिचर के ऊपर जो नेट प्रॉफिट बचती है उसका हम टैक्स कैलकुलेशंस करते हैं। तो जो आपका टैक्स सेल माइनस परचेज माइनस ऑल द बिजनेस एक्सपेंडिचर बनेगा, यानी कि नेट प्रॉफिट बनेगा, उस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे, और उसमें से ये टीडीएस आपका ऑलरेडी कट के जमा होगा, वो आप यहां से माइनस करके जो फाइनल आपका टैक्स बनेगा आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप उसे पे कर दोगे। क्लियर है जिसान? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा सर, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे कितना परसेंटेज लगता है और कैश, इसके बारे में बताएं। आप बेसिकली जीटीए सर्विसेज के बारे में पूछ रहे हो। जीटीए अगर ट्रांसपोर्ट अगर रजिस्टर्ड है तो आपको पता है जीटीए सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंदर आती है। तो रिवर्स चार्ज के अंदर रेट जो है वो सब्सिडाइज रेट है, 12% का भी रेट है इसके अंदर। तो अगर जीटीए सर्विसेज आप रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से ले रहे हो तो वो 12% का रेट लगाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और नोटिफिकेशंस की तरफ, तब तक हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर हमने 52 डिस्कस नहीं किया अभी। नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 सेंट्रल टैक्स, ठीक है। ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 128 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 here in referred in this notification referred to the said act read with section 148 of the said government on the recommendation of the council hereby makes the following further amendment in the notification of the government of India in the Ministry of Finance notification number 76/2018 यानी कि 2018 में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 76, डेटेड कौन सा, 31 दिसंबर 2018, जिसमें पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, ठीक है, डेटेड 31 दिसंबर, नेमली इन दिस सेड नोटिफिकेशन इन द थर्ड प्रोविजन फॉर द टेबल द फॉलोइंग टेबल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो 31 दिसंबर 2018 को जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था 76/2018, उसमें जो टेबल दिए गए थे उसमें ये टेबल आपको सब्स्टिट्यूट करना है। टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड किसके लिए, फरवरी 2020 एंड मार्च 2020 एंड अप्रैल 2020, if the return in form GSTR 3B is furnished on or before 24th day of June 2020। बेसिकली नोटिफिकेशन 24 जून का है, इसके बाद भी नोटिफिकेशन 27 जून को भी इशू हुए हैं, ठीक है। दूसरा नोटिफिकेशन है टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द दीज स्टेट, ठीक है। तो फरवरी का 30 जून, मार्च का 3 जुलाई, अप्रैल का 6 जुलाई, मई का 12 सितंबर, जून का 23 सितंबर और जुलाई का 27 सितंबर, ठीक है। और अगस्त आपको पता है 1 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर, ठीक है। तो अगर आप इन स्टेट्स में हैं तो आपकी ड्यू डेट्स अब कुछ इस तरह से रहेगी, ठीक है। और अगर आप इन स्टेट्स में हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से क्या है, नीचे है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो ड्यू डेट्स होगा वो
फरवरी का 30 जून, मार्च का 5 जुलाई, अप्रैल का 9 जुलाई, मई का 15, जून का 25 एंड जुलाई का 29। ठीक है, तो कोविड का टाइम है, हर 15 दिन 10 दिन पे मिनिस्ट्री अपनी डेट्स को लेके चेंज कर रही है। मिनिस्ट्री कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रही कि भाई हम एक बार एक अपनी डेट्स को बढ़ा दें, ठीक है, कि भैया 4 महीने एक्सटेंड कर दे, 2 महीने एक्सटेंड कर दे। वो हर 15 दिन पे अपने डेट्स को लेके एक नए नोटिफिकेशन के साथ आ जाती है। ठीक है, तो आपको अपने जो भी नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसकी रेगुलर वीडियोस हम ऐसे ही पब्लिश करते हैं, और आप एक्सपर्ट ओपिनियन के लर्निंग बियॉन्ड थ्योरी के इस चैनल्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मिनिस्ट्री की डे टू डे बेसिस पे नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं उससे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और अपनी नॉलेज को आप अपडेट कर सकते हैं। निखिल सर, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द टीडीएस ऑन जीएसटी। टीडीएस एंड टीसीएस, टीडीएस का प्रोविजन इनकम टैक्स में भी होता है और टीडीएस का प्रोविजन जीएसटी में भी है, टीसीएस का प्रोविजन भी है। अब टीडीएस जीएसटी में कब लगता है निखिल, आपको पता है टीडीएस जीएसटी में कब लगता है? टीडीएस जीएसटी में जब लगता है जब आप अपनी कोई भी सेल किसको कर रहे हो, गवर्नमेंट एजेंसी को, कोई भी एक गवर्नमेंट बॉडी है उसको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, अगर वो परचेज करेगी तो आपका टीडीएस कटेगा 1% से। ठीक है, और टीसीएस जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पोर्टल के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, वो जब आपको पेमेंट करेगी तो आपका 2% टीसीएस काट के पे करेगी। किसका? जीएसटी का। ठीक है सर, रिवर्स चार्ज कैसे एडजस्ट होता है? रिवर्स चार्ज बेसिकली क्या है जिशान? रिवर्स चार्ज क्या है? रिवर्स चार्ज का मतलब फॉरवर्ड चार्ज तो है नहीं। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है हम सेल करते हैं, सामने वाला बंदा मुझे टैक्स समेत पैसा दे देता है। ठीक है, यानी कि वो मेरी क्या बन जाती है? आउटपुट लायबिलिटी। ठीक है, और रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है? सामने वाले बंदे को हम सेल करते हैं, वो हमें टैक्स नहीं देता, वो कहता भैया अपना सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू लो, टैक्स जो है वो हम पे करेंगे। तो रिवर्स चार्ज की जब भी प्रोविजन आती है तो सबसे पहले आपको अपना सेल्फ इनवॉइस करना होता है। आप उसका अकाउंट बिल्कुल अलग से मेंटेन करोगे। एवरी टाइम रिवर्स चार्ज के बिल पे सेल्फ इनवॉइसिंग के आप बिल काटोगे और उसे आप एज ए सेल कंसिडर करोगे। जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करते हैं तो जो सबसे पहला टेबल है B2B का, वहां पे आपका ऑप्शन होता है कि क्या ये सेल एक रिवर्स चार्ज सेल है। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज में करना क्या है, आपने अपनी जीएसटीआर 1 में आप सेल इनवॉइसिंग करके दिखाओगे। दूसरा, जब 3B फाइल करोगे तो टेबल नंबर 3.1 में भी एक कॉलम आता है रिवर्स चार्ज का। तो आपने जितने रुपए से सर्विसेज ली हैं, लायबिलिटी किसकी है? रिसीवर ऑफ सर्विसेज की। ठीक है, या रिसीवर ऑफ गुड्स एंड की। ठीक है, तो जब आप गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो रिवर्स चार्ज के अंदर में, तो लायबिलिटी किसकी है? आपकी है। तो आप क्या करोगे, अपनी 3B के टेबल नंबर 3.1 में आप ये दिखाओगे कि भैया मैंने इतने रुपए से सर्विस ली है और मेरी ये CGST, IGST या SGST की ये लायबिलिटी है। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, उतने रुपए का ही इनपुट टेबल नंबर 3 में डालोगे। ठीक है, तो क्या 3.1 में और 4 में डालने से एडजस्ट हो गया? नहीं। जब आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ोगे तो आपसे कहेगा भाई पहले कैश चलान पे करो। आपने जितना आउटपुट क्रिएट किया है पहले क्या करो, उतने का चलान बनाओ रिवर्स चार्ज का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप पार्टी को देते ये पैसा, सपोज करो या फॉरवर्ड चार्ज होता तो आप पार्टी को टैक्स देते, तो गवर्नमेंट भी कहती है भैया पहले मुझे टैक्स दो। किस रूप में? कैश लेजर के रूप में। फिर ये पैसा मैं आपको वापस करूंगा किस रूप में? इनपुट टैक्स के रूप में। ठीक है, तो आप अपना अकाउंट सेटल कर लेना। समझ में आ गया? मनोज सर, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ESI और PF में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है अगर एम्प्लॉय 20 के से कम हो तो भी?
भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यसी मैम ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं, बट मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि मिनिस्ट्री ने अपने कुछ फॉर्म्स चेंज किए हैं। ठीक है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना ईएसआई रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं हो सकती है। जैसे ही आप अपना फॉर्म फाइल करोगे नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो उसके साथ ही आपका ईएसआई और पीएफ का भी फॉर्म चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे ही कंपनी बनेगी उसके बाद आपको पीएफ और ईएसआई नंबर भी लेना है। ठीक है, आपका एम्प्लॉय 20 है या 20 से कम है उससे कोई मतलब नहीं है। अंकिता सर, कैन यू एक्सप्लेन जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, 2A एंड जीएसटीआर 3B? मैम जीएसटीआर 1 इज रिटर्न फॉर आउटवर्ड सप्लाई। आप जो सेल करते हो, चाहे वो B2B को हो या B2C को हो या एक्सपोर्ट को हो, यानी कि आपकी जो सेल है वो आपका जीएसटीआर 1 है। यानी कि गवर्नमेंट को आपको अपनी सेल जो बतानी है वो किस में बतानी है? जीएसटीआर 1 में। एवरी इनवॉइसेस, एवरी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी आप करते हो अपने सेल से रिलेटेड, जीएसटीआर 1 किसका है? आपका है। तो अपने सेल से रिलेटेड कोई भी आप डॉक्यूमेंट इशू करते हो उसकी रिटर्न आपने कहाँ डालनी है? जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 2 और 2A बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जब ये जीएसटी आया था। जीएसटीआर 2 का, जीएसटीआर 2 बेसिकली आपकी परचेज की रिटर्न थी। ये रिटर्न आपको डालनी नहीं होती थी। सेलर अपना जीएसटीआर 1 डालता था तो बेसिकली सामने जो परचेजर है उसके 2 में दिखता था वो सारा का सारा। ठीक है, तो 2 में सेलर को बस वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता था कि क्या मैंने ये परचेजेस करी हैं। ठीक है, तो 2 का जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी आने के 3 महीने बाद ही गायब हो गया। ठीक है, 2 अब नहीं रहा, अभी एक्ट में पूरी तरह से अबोलिश नहीं किया गया है। अब 2A का कॉन्सेप्ट है, सेलर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है, 2A में वो आपको दिखता है, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। 2A में बस आप ये चेक कर सकते हो कि भाई मैंने जिससे इससे माल परचेज किया है और उस पर टैक्स पे किया है और मुझे टैक्स इनवॉइस इशू किया गया है, तो क्या मेरे को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। क्योंकि आपको पता है 9 अक्टूबर 2019 को एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ये बोला गया था कि अगर आपके 2A में अमाउंट नहीं दिखा जो परचेज आपने करा है तो फिर आप उसका क्रेडिट सिर्फ 110% ऑफ इनपुट जो भी आपके 2A में देख रहा है वही ले सकते हो, बाकी का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा चाहे वो आपकी जेन्युइन परचेज हो। सेक्शन 16 कहता है कंडीशन टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें वो कहता है सेक्शन 16 कहता है कि भाई आपको, आपके पास इनवॉइस है, हाँ जी है, आपके ने पेमेंट करा है, हाँ जी मैंने पार्टी को पेमेंट करा है विद इन 180 डेज। ठीक है, आपके पास गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो गई है, हाँ जी हो गई है। अगर आपने तीन चार जो थी कंडीशन उसको सेटिस्फाई किया था आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि 9 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एक और सब सेक्शन इंसर्ट कर दिया सेक्शन 16 में कि आपके 2A में जो इनपुट दिख रहा है मंथ का उसका 110% आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो सामने वाले ने अगर जीएसटीआर 1 में आपने जिससे परचेस किया था उसने अगर जीएसटीआर 1 में आपका सेल नहीं दिखाई तो आपके 2A में वो नहीं आ रहा। तो 2A बस एक आपके रिटर्न का व्यू है। इसमें आप ये देख सकते हो कि सामने जिस पार्टी से मैंने परचेस किया था उसने आपका रिटर्न्स जीएसटीआर 1 में फाइल किया है या नहीं किया है। जीएसटीआर 2 बेसिकली 2A को एक बार देखने के बाद हम अपने जो भी मेरे को परचेज नहीं दिख रही थी मेरे 2A में उसको हम 2 में डाल सकते थे, बट वो अभी गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 2 को बंद कर रखा है। 3B आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी का रिटर्न होता है, यानी कि अपने आप आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है उसे गवर्नमेंट को कैश लेजर के थ्रू या इनपुट आउटपुट के थ्रू आप एडजस्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देते हो। ठीक है, क्लियर है सर? ई वे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट में? इस बिल को कब इशू करते हैं? इंटर स्टेट में आपको पता है 50,000 की लिमिट है, नॉट एक सिंगल इनवॉइस या फिर एक व्हीकल के अंदर अगर टोटल गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उस व्हीकल के पास मूवमेंट्स करने के लिए ई वे बिल होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेलर की। सेलर की इनवॉइस वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो वो ई वे बिल बनाएगा। ठीक है,
बिना ई वे बिल के वो माल नहीं सप्लाई कर सकता, अदर देन कि वो किसी नॉन मोटर व्हीकल पे अगर माल भेज रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मोटराइज व्हीकल पे कर रहा है तो उस केस में उसे 50,000 की इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है, तो उस केस में आप वो ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई अपने एक पार्टी को क्या किया, आज के दिन में 2 इनवॉइस काट दिया अलग अलग, ठीक है, एक इनवॉइस काट दिया 40,000 का, एक इनवॉइस काट दिया 25,000 का, और आप कहते हो भाई मेरी इनवॉइस की वैल्यू तो 65,000 रुपए की टोटल मिला के, ठीक है, मेरी एक इनवॉइस की वैल्यू तो 50,000 से कम है, तो उस केस में कहेंगे भैया दोनों इनवॉइस मिला लो। अगर वो 50,000 से ऊपर बैठ रहा है सेम डे में, तो उस केस में आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस गाड़ी में आप माल भेज रहे हो उस गाड़ी की वैल्यू कितनी है, गाड़ी में रखे गए गुड्स की वैल्यू कितनी है, 50,000 से ज़्यादा। और जब 50,000 से ज़्यादा किसी कैरिंग व्हीकल की वैल्यू भी होती है उसमें रखे गए माल की, तो उस केस में उस व्हीकल को ई वे बिल कैरी करना होता है। इंट्रा स्टेट में अलग अलग रूल हैं, हर स्टेट्स की अपने अपने रूल हैं, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, ठीक है। तो उसके उन केस में आप स्टेट वाइज देख सकते हैं कि स्टेट वाइज क्या रूल्स कहता है। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस आप लोग के? दिव्यानी इंटरेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन खुद करनी होती है। अगर आप ड्यू डेट के बाद अपने रिटर्न को फाइल करते हो, सपोज करो आप जो रेगुलर रिटर्न्स की डेट होती है 20 तारीख, ठीक है, 3V की, अगर उसके बाद दो दिन बाद 3 दिन बाद अगर आप फाइल करते हो तो इंटरेस्ट का कोई ऑप्शन आपको नहीं आएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस आपको खुद करनी होती है। अगर आपका आउटपुट माइनस इनपुट करने के बाद आपको कैश लेजर से पैसा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैलकुलेशंस आप इंटरेस्ट की खुद करते हो जितने दिन भी आपने पेमेंट को डिले करा है ड्यू डेट से, ठीक है। और जब आप कैश लेजर से चालान पे करते हो उसी समय आपको इंटरेस्ट वाले सेक्शन में भी उतना ही अमाउंट पुट करना होता है, ठीक है। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया और इंटरेस्ट नहीं दिया गवर्नमेंट को तो आपको बाद में नोटिस आ सकता है। आपको करना क्या है, आपको अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करनी है। वो देखना है कि किस डेट को मैंने रिटर्न फाइल करा है, उसकी ड्यू डेट क्या थी, कितना अमाउंट था जिस अमाउंट में मुझे इंटरेस्ट पे करना है। सिंपली GSTR ओपन, अपना GST ओपन करो, पोर्टल ओपन करो, चालान सेक्शन में जाओ, क्रिएट चालान करो, जितना इंटरेस्ट जिस सेक्शन में जिस हेड में बनता है उतना इंटरेस्ट उस हेड में डालो, पे करके छोड़ दो, ठीक है। आप उसको पे करके छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना उसके बाद। हाँ, GSTR 3B का ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। दीपिता, सबसे पहले तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए GST मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है इसको समझिए। एक तो रूल कहता है, सेक्शन 24 है रजिस्ट्रेशन का, जो आपको कहता है कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। मैंडेटरी सेक्शंस उसके अंदर दिए गए हैं और मैंडेटरी प्रोविजन में ये बताया गया कि अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको लेना है। अब क्यों ई कॉमर्स का, तो इसमें एक प्रोविजन है इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई होगा
तो उस केस में आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी कि आपको, अगर मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मुझे अगर यूपी माल बेचना है तो वो एक इंटरस्टेट सप्लाई है, उस केस में बिना जीएसटी के मैं माल सेल नहीं कर सकता। अब ई कॉमर्स के बिजनेस स्टार्ट करने में क्यों लेना पड़ता है, इसको समझिए। ये इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जब आप अपना माल दिल्ली ई कॉमर्स का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, सपोज करो आपने अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे अपना माल लिस्ट कर दिया, अब उसका बायर कहाँ से आएगा आपको नहीं पता। आप दिल्ली में सपोज करो बैठे हो, दिल्ली में आपका बिजनेस है, माल आपने दिल्ली में रखा है, लेकिन वो जो बायर है वो कौन से स्टेट से आपका माल परचेज कर रहा है वो आपको नहीं पता। हो सकता है वो यूपी से परचेज कर ले, क्योंकि अमेजॉन की डिस्प्ले तो सारी जगह हो रही है, ठीक है। तो आपका माल तो कहीं से भी परचेज हो सकता है, वो आपका दिल्ली से भी हो सकता है, आपको हो सकता है आपका पहला ऑर्डर यूपी से आ जाए, हो सकता है आपका पहला ऑर्डर आपको राजस्थान से आ जाए, ठीक है। तो उस केस में जैसे ही आपका पहला ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर जैसे ही इंटर स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करता है, उस केस में आपको पता है मैंडेटरी प्रोविजन है कि इंटर स्टेट अगर आपको सप्लाई करनी है तो जीएसटी नंबर लेना होगा, ठीक है। आपका कस्टमर क्वेश्चन था जिसमें इंटर स्टेट डिलीवरी होगा तो क्या मुझे जीएसटी लेना होगा। ये जीएसटी के अलावा और कोई लीगल डॉक्यूमेंट लेना होगा। देखो जीएसटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जीएसटी एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है आपका, ठीक है। उस बेस पे आपके बैंक अकाउंट वो खुल जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपना लेबल बना के माल बेच रहे हो, जो कहलाता है ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, हम भी अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो कि पहले जीएसटी नंबर लेते हैं और फिर अपने जिस गुड्स को जिस लेबल के नाम से बेचना चाहते हैं उसके ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन हमें देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील ये कहती है कि भैया आप जिस नाम से बेच रहे हो ना, ठीक है, वो आप उसका ट्रेडमार्क भी करा के दो, ठीक है। तो आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे भी करा सकते हो ट्रेडमार्क, हम भी ट्रेडमार्क करते हैं और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन विद इन 1 डे के अंदर फाइल हो सकता है। और वो आप डॉक्यूमेंट चाहो तो अमेजॉन वगैरह को जिसके साथ भी आप कर रहे हो ई कॉमर्स पोर्टल के साथ, उसको आप दे सकते हो, ठीक है। अभी 2 बज रहे हैं तो अभी हम काम करेंगे, 10 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। और 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद हमें दोबारा सेशन को एक बार और शुरू करेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप लोग के साथ हम फिर जुड़ेंगे। मिस्टर निशांत को आज मैंने बोला था आने के लिए, सो आई होप कि मिस्टर निशांत हमारे साथ जुड़ जाएं, तो आप उनसे भी सीधे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सेकेंड हाफ में हम 10 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। ट्रेडमार्क के लिए फीस, अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप में कराना चाहते हो, यानी कि आप अपने खुद का नाम यूज करके आप प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रहे हो, तो ट्रेडमार्क की टोटल फीस जो होती है गवर्नमेंट जो लेती है वो 4500 लेती है, बट नोटराइज वगैरह करा के जो फीस है वो करीबन 6000 रुपये के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो अगर हमसे आप कराते हो तो वी टेक 6000 रुपीज़ फॉर 1 ट्रेडमार्क अंडर 1 क्लास। एक क्लास के लिए हम 6000 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो आप हमसे भी ट्रेडमार्क करा सकते हो। अपने कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक उनके आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, फोटो कॉपी चाहिए, तो उस बेस पे आप जो भी ट्रेडमार्क बोलेंगे हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको हम ट्रेडमार्क बता सकते हैं कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तो हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अभी 10 मिनट के बाद, थोड़ा सा सेशन ब्रेक कर रहा हूँ मैं, 10 मिनट के बाद आपसे दोबारा जुड़ेंगे। थैंक यू। सेकेंड हाफ में हम कोशिश करेंगे, इनकम टैक्स की कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं डेट्स को लेके, इनकम टैक्स एंड टीडीएस के रिटर्न्स भी आपको के डेट्स बड़े हैं, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में हम आपसे मिलते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। थैंक यू।